जी, तो हम बात कर रहे थे जीरो पे इसका डेरिवेटिव क्यों नहीं मिल रहा। अब आप देखें कि जो ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को एक तो ये वाली स्लोप टच कर रही है और एक ये वाली स्लोप टच कर रही है, एक पॉजिटिव स्लोप एक नेगेटिव स्लोप। अब आप ये बताएं, एक स्टूडेंट कहता है जी कि इस पॉइंट पे हम पॉजिटिव स्लोप को मान लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप को मानेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। एक बंदा कहता है नहीं जी, हम नेगेटिव स्लोप को मानते हैं, नेगेटिव को मानेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब यहाँ से फैसला नहीं हो रहा कि हम पॉजिटिव स्लोप के साथ जाएंगे या नेगेटिव स्लोप के साथ, तो फिर क्या होगा कि प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए ना पॉजिटिव स्लोप आ रही है ना नेगेटिव, मतलब दोनों ही आ रही है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि किसके साथ जाना है, ठीक है, क्योंकि देखे ना, अगर इसका डेरिवेटिव आप फाइंड करें तो आंसर 1 आ रहा है, सीधी सी बात है, पॉजिटिव है। इसका डेरिवेटिव फाइंड करें, आंसर -1 आ रहा है, नेगेटिव है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दो स्लोप्स जो है ना बन रही है, तो नतीजा ये निकला कि इस तरह के जो होते हैं ना, जैसे ये एक फंक्शन है, तो यहाँ पे आपको ये जो क्या नाम है, दो स्लोप्स बन रही है ना इस पॉइंट पे, अगर तो ये थोड़ा सा कर्व टाइप होता जैसे ये है, तो फिर डेरिवेटिव आ जाता, ठीक है, कर्व टाइप कोई भी फंक्शन हो तो डेरिवेटिव आ जाता है। लेकिन जहां पे इस तरह से ये वाला बिहेवियर हो, ठीक है, तो वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। सही हो गया। तो ये मैंने आपको एक जनरल रीजन बताई है आउट ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिकली तो हमने इसको देखा, यहाँ पे लिमिट नहीं मिल रही, लेकिन अगर पूछा जाए क्यों नहीं लिमिट मिल रही, तो इसकी यही रीजन है कि यहाँ पे दो स्लोप्स बन रही हैं, लेकिन ये फैसला नहीं हो रहा कि हम कौन सी स्लोप के साथ जाएं, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट फंक्शन है, पहले इस तरह से है फिर बिल्कुल इस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे कोई इस तरह कोई कर्व नहीं है जैसे पैराबोला में होती है, पैराबोलिक नहीं है। पैराबोलिक होता तो फिर कोई ना कोई आंसर आ जाता। आगे चलते हैं। उसके बाद ये आप सबको पता है कि सी, ये कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट लैदा हो जाता है, दो फंक्शंस को ऐड करें, लैदा लैदा से उनका डेरिवेटिव आ जाता है। ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, ये क्वोशंट रूल। ये वही यू और वी आपको याद होगा, वी स्क्वेयर वी प्राइम यू माइनस क्या नाम है, वी और यू प्राइम, ठीक है, वी प्राइम आ गया। तो ये क्वोशंट रूल भी आपको पता है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर n फंक्शंस आ जाए तो उनको सम करें, लैदा हो जाते हैं। ये जो ऊपर लिखा है ना उसमें वही, अगर आपके पास n फंक्शंस हैं, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी सारे ऐसे ही, फिर प्लस, फिर दूसरे का डेरिवेटिव बाकी सारे ऐसे ही, और ये चलता जाएगा, लास्ट वाले का डेरिवेटिव और बाकी सारे ऐसे ही आ जाएंगे। ये नोटेशंस की बात कर रहा है यहाँ पे, इसको आप ना भी देखें तो खैर है। चेन रूल का, चेन रूल का भी पता है आपको। अभी जो ये है ना 6.1.5, 6.1.5 जो थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट एक बार हम पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई कंटेनिंग द पॉइंट सी, देन एफ इज डिफरेंशिएबल एट सी। आई जो है ना, आई में पॉइंट सी है, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फाई। ये जो कह रहा है ना देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन फाई, ये मैं आपको बात यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर जाके हम देख लेते हैं। जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। तो इस एग्जांपल में आपने डेरिवेटिव जब फाइंड किया है, तो बाद में एक फंक्शन बन गया 2c। आपने c पे फाइंड किया है तो c आ जाएगा, c को x से रिप्लेस करें तो क्या आ गया, 2x, ठीक है।
तो वो इसी डेरिवेटिव की बात कर रहा है कि जो डेरिवेटिव आता है ना वो भी एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कभी कभी क्योंकि देखें कांस्टेंट फंक्शन भी होते हैं, जैसे अगर आप y इज इक्वल टू 3x+1 का डेरिवेटिव फाइंड करें तो इसका डेरिवेटिव 3 आएगा, तो वो कांस्टेंट फंक्शन है। लेकिन कभी कभी वेरिएबल भी बन जाता है फंक्शन में, जैसे यहाँ पे वो इसी फंक्शन के एग्जिस्ट होने की बात कर रहा है कि जो डेरिवेटिव आपको मिल रहा है वो फाई ऑफ सी होता है, फाई ऑफ एक्स है, या इसको फाई ऑफ सी भी कह सकते हैं। ये इस एग्जांपल में उसने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकाला हुआ है, जैसे ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन उसने कैलकुलेट करके क्या आता है, अब वैसे सोचें इसका डेरिवेटिव क्या आता है, पावर रूल लगाएं 3x², तो 3x² जो होगा ना वो फाई ऑफ एक्स होगा जो बाद में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बस वो ये इतनी बात कर रहा है कि ये 3c² फाई ऑफ सी जो एग्जिस्ट करता है फंक्शन वो डेरिवेटिव होता है। चेन रूल का सबको पता है, ठीक है, ये पूछा नहीं जाता, वैसे पता होना चाहिए। चेन रूल वही है ना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, न्यू वेरिएबल जो होता है बाई डी यू, मतलब वाई भी यू का फंक्शन है, वाई जो है ये यू का फंक्शन है, एफ ऑफ यू और डी यू बाई डी एक्स, बाद में आप इसका रेसिप्रोकल कर लेते होते हैं, तो ये वही चीज है। चेन रूल यहाँ पे नोटेशन डिफरेंट है वही चेन रूल है। बाकी ये एग्जांपल्स आप इनको देखने की जरूरत नहीं है। वन ओवर वाई का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/y², दैट्स इट, ये आपको आता है। बस यहाँ पे ना एक्सप्लेनेशन ज्यादा उसने बताई हुई है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का साइन x, ये आपको कैलकुलस से मिल जाएंगे ये सारी चीजें। हम आगे चलते हैं। अब ये देखें एग्जाम्पल ई यहाँ पे देखने वाली है। एग्जाम्पल ई में हमने देखना है कि जीरो पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या नहीं, जीरो पे। तो फार्मूला क्या होगा ये, ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखें आपने क्या किया, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 ओवर एक्स माइनस 0, तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया, माइनस एफ ऑफ 0 0 है और एक्स माइनस 0 ये भी 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये आ जाएगा, 0 तो वैसे भी माइनस ना हो रहा है लेकिन वो उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। यहाँ पे एक्स को एक्स से कैंसिल किया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू के आने का ये मकसद है कि जब आप लिमिट 0 अप्लाई करेंगे तो ये 0 है और इसकी वैल्यू जो है ना -1 से 1 के दरमियान में है। आपको पता है साइन की जो रेंज होती है -1 से 1 होती है, तो अब -1 से 1 के दरमियान में किसी भी नंबर को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव जो है ना वो 0 पे एग्जिस्ट कर गया। अब आप एक चीज सोचें, अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका स्क्वायर खत्म कर दें हम, जस्ट x और साइन 1/x ले आए। अब आप देखें कि अगर यहाँ पे x होता, सिर्फ x होता, तो यहाँ पे x होने का ये मकसद है कि यहाँ पे स्क्वायर ना होता, x होता। तो अब ये जो x है ना इसने इस x से वैसे खत्म हो जाना। अब आपके पास जो लिमिट बचनी थी वो ये बचनी थी, लिमिट x approaches to 0 साइन ऑफ 1/x। अब आप देखें कि 0 को अप्रोच कर रहे हैं साइन 1/x, इसका ग्राफ शायद मैंने आपको बताया था, पहले इस तरह से आता है, इसका स्लो बिहेव होता है, जैसे 0 के करीब आने लगता है ना इसका बिहेवियर इस तरह हो जाता है।
ठीक है, इस तरह करके फिर ये इस तरह स्लो बिहेव करता है। तो 0 के करीब आ रहा है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा कि ये किसको अप्रोच कर रहा है, लेकिन इतना पता है कि ये -1 सबसे लोअर वैल्यू -1 होगी, सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी वाई एक्सिस पे। तो -1 और 1 के दरमियान में आ रहा है, तो फिर ये हम कह दें कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये स्पेशल केस है। अगर x sin 1/x हो, तो ये जो फंक्शन है ना, ये डिफरेंशिएबल नहीं होता 0 पे। लेकिन अगर यहाँ पे x स्क्वायर आ जाए, x क्यूब आ जाए, कोई अल्फा आ जाए, ठीक है ना, x अल्फा, तो अल्फा ग्रेटर देन 1 हो, मतलब इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है ना, x की पावर वो कह दे कि x की पावर कोई k लिखा हो इधर, तो k की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि 1 से बड़ा कोई भी नंबर हो पावर में, उसके लिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। क्योंकि वो लिम इस जगह पे जब आप पहुँचेंगे ना, तो यहाँ पे x अवेलेबल होगा। अगर यहाँ पीछे x की पावर 2 थी, यहाँ पे x की पावर 1 है, ठीक है? पीछे अगर x की पावर 3 होती, तो यहाँ पे x स्क्वायर होता, ठीक है ना? क्योंकि कैंसल होने के बाद एक x तो वैसे खत्म हो रहा है। तो जो भी इसकी पावर होगी x की प्रीवियस स्टेप में, इस स्टेप में आके इसकी पावर k माइनस 1 हो जाएगी। तो x की पावर k माइनस 1 जब हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि लिमिट अप्लाई करने से 0 आ जाएगा। फिर वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा 0 पे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस फंक्शन के लिए। इनवर्स फंक्शंस हैं, ये इनको आप रहने दें फिलहाल। इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन पता है आपको? कह रहा है कि f जो है एक इवन फंक्शन है, तो f का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन होगा। देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ एक। कोई इवन फंक्शन ले लेते हैं ना, एक्स के अगर हम ले लें, ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन पता है कैसे चेक करते हैं? आप x को जो है ना -x से रिप्लेस करते हैं, तो अगर आंसर f ऑफ x के दोबारा इक्वल आ जाए, तो वो फंक्शन इवन होता है। आप इसमें -x से जरा चेंज करें, क्या करेंगे? -x का स्केयर करेंगे, तो क्या होगा? माइनस तो वैसे स्केयर से खत्म हो जाएगा, फिर वही आ जाएगा। तो x स्केयर एक इवन, इसका डेरिवेटिव तो फाइंड करें, 2x आ गया। तो इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन होता है। ये याद रखना है, ठीक है? जैसे x की पावर 5 है, ये एक ऑड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 5x की पावर 4। तो ये देखें जी, अब ये इवन फंक्शन बन गया है। तो इवन का डेरिवेटिव ऑड और ऑड का डेरिवेटिव इवन। तो इस तरह एक्सरसाइज में से आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें मिल जाती हैं, जैसे ये 10 पॉइंट में लिखा हुआ है। आगे आ जाता है जी, मीन वैल्यू थ्योरम आ जाता है। we begin we begin by looking at the relationship between relative extrema। एक्सट्रीमा में दो चीजें आ जाती हैं, एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू। recall that the function f is said to have a relative maximum value। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट के लिए बाकी सारे आंसर उससे लेस आ जाए, ठीक है, जैसे सी के लिए बाकी सारे आंसर लेस आ रहे हैं, ये लेस आ रहे हैं, तो सी पर फंक्शन मैक्सिमम होगा। और अगर सी पर सारे आंसर जो हैं वो सी से ग्रेटर आ जाए, लेस देन आ जाए ना, सी लेस हो जाए, तो फिर ये रिलेटिव मैक्सिमम होगा। तो हम कह देंगे कि we say that f has a relative extremum at c।
if it has either a relative maximum or relative minimum। तो अगर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू रखता हो किसी पॉइंट सी पर, तो हम कहते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट सी पर रिलेटिव एक्सट्रीमम है। ठीक है, अब ये कह रहा द नेक्स्ट रिजल्ट प्रोवाइड्स द थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन फॉर द familiar process of finding points at which f has relative extrema। अब कैलकुलस में आपने ये भी पढ़ा था ना कि आप किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने उन चीजों को थोड़ा सा देखना है। by examining the zeros of the derivative। डेरिवेटिव जीरोज ऑफ डेरिवेटिव का मतलब है कि डेरिवेटिव को जीरो पे इक्वल पुट करके जो वैल्यूज आ जाए, इसको आप क्रिटिकल पॉइंट्स भी कह सकते हैं। However, it must be realized that this procedure applies only to interior points of the interval। तो ये कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ इंटरवल के इंटीरियर पॉइंट्स पे आप लगा सकते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के इक्वल है, इंटरवल क्लोज्ड हम ले लेते हैं। तो देखें इसका ग्राफ हम बनाते हैं ना पहले, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ये आपके पास आ गया, जीरो यहाँ पे आ गया ओरिजिन पे, वन यहाँ पे आ गया। हमने जो है ना इसकी डोमेन को क्लोज लिया हुआ है, तो जीरो से वन तक जो है ना फंक्शन वो इस तरह से होगा, यहाँ पे भी वैल्यू वन होगी। फिर वो कह रहा है देन द एंड पॉइंट x इज इक्वल टू जीरो yields the unique relative minimum and the end point x is equal to 1 yields the unique maximum of f, but neither point is a zero of the derivative of f। तो आप ये देखें कि इस पॉइंट पे यही फंक्शन है ना y इज इक्वल टू x, जिसको आप f ऑफ x कह रहे हैं। तो अब आप देखिए कि जब आपने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया है वो तो आपके पास आ गया वन। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते थे, डेरिवेटिव को आप क्या पुट करते हैं, जीरो। तो अब आप देखें कि आप वन को जीरो पुट कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आप इस वन को जीरो के इक्वल पुट नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे कहेंगे कि इसकी जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू है वो क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही आ रही है। तो जरूरी नहीं होता कि मतलब हर फंक्शन के लिए ऐसा जरूरी भी नहीं होता। इसने यहाँ पे वही बात की हुई है। इसको दोबारा से आप देखें कि द नेक्स्ट रिजल्ट प्रोवाइड द थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन फॉर द फेमिलियर प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉइंट्स एट व्हिच f has a relative extrema by examining the zeros of the derivative। However, it must be realized that this procedure applies only to the interior points। वो कहना ये चाह रहा है कि मिनिमम या मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ, जैसे ये इंटरवल है ना, अब इस इंटरवल में जीरो और वन शामिल है। ठीक है, जीरो और वन शामिल है, तो जीरो पे इसकी मिनिमम वैल्यू ही हमें नजर आ रहा है क्योंकि फंक्शन जीरो पे जीरो है और वन पे वन है। तो लेकिन जब आपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश की तो हमें क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिले, लेकिन एंड पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू क्या होगी, मिनिमम या मैक्सिमम। इसका मतलब है कि जो जिसका डेरिवेटिव कोई फंक्शन होगा उसमें आपने एंड पॉइंट्स को चेक नहीं करना। जैसे ये कोई फंक्शन है, ठीक है, तो इस फंक्शन में आपने एंड पॉइंट्स को चेक नहीं करना क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स जैसे यहाँ पे क्या नाम है, मिनिमम वैल्यू आ रही है फंक्शन की, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है।
ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर आपको मजीद बातें पता चलेंगी। इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम, पहला जो थ्योरम है ना वो इंटीरियर एक्सट्रीमम थ्योरम है। इस स्टेटमेंट के बाद आपको बातें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आप जो क्वेश्चन आपने पूछना होगा वो आपने एंड पे पूछना है, जब मैं आपको कहूंगा जी आप पूछे कोई क्वेश्चन। लेट्स सी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ इंटरवल आई। पहले वो बात कर रहा है कि सी इंटरवल का इंटीरियर पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है, ये ज़हन में रखना है। एट विच एफ हैज रिलेटिव एक्सट्रीमम, अगर एफ का डेरिवेटिव सी पर एग्जिस्ट कर रहा है तो डेरिवेटिव जीरो होगा। ठीक है, डेरिवेटिव के जीरो होने का यही मकसद है कि उस जगह पे जाके जो है ना फंक्शन उसका डेरिवेटिव जीरो हो रहा है। डेरिवेटिव के जीरो आने का यही मकसद है कि वहां पे वैल्यू या मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ठीक है, जब भी कोई पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट बनेगा उस जगह पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो होगी। कोई एग्जांपल आए तो वहां से बेहतर आइडिया हो जाएगा। जैसे ये देखें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड -1 से 1 के दरमियान में। तो अब उसने यहाँ पे दो बातें की हैं, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ दोनों बातों को। यहाँ पे नहीं, ये क्रॉलरी में, सॉरी, ये तो मैंने जेन में ही पढ़ लिया था, मैं आपके सामने भी इसको पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर डेरिवेटिव फंक्शन का डज नॉट एग्जिस्ट हो, या तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे या डेरिवेटिव जीरो हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फंक्शन बताया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड। तो इस फंक्शन के लिए डोमेन आप कुछ भी ले लें, ठीक है, ये इसका ग्राफ था। जीरो पे इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो डज नॉट एग्जिस्ट वाला वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे। तो जीरो पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब है कि जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे या जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो, इन दोनों में से कोई एक बात अगर ट्रू हो रही हो तो उस जगह पे फंक्शन की वैल्यू एक्सट्रीमम होगी, मतलब या मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। तो जीरो पे हमें नजर आ रहा है कि जीरो पे इसकी वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, क्योंकि जीरो पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो जीरो पे इसकी वैल्यू या मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी, लेकिन जो नजर आ रहा है वो इसकी वैल्यू क्या है, मिनिमम है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके बाद आ जाता है रोल्स थ्योरम। कह रहा है कि सपोज दैट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल। अभी कंटिन्यूटी जो है क्लोज्ड इंटरवल पे, यहाँ से प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि बाउंडेडनेस भी आ जाती है, वाई एक्सिस पर इंटरवल भी बन जाता है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाती है। ठीक है, तो दैट द डेरिवेटिव एग्जिस्ट्स एट एवरी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल। इस इंटरवल के हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे। जैसे -1 से 1 के दरमियान में, -1 से 1 के दरमियान में क्या था कि जीरो पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस था। तो इस फंक्शन पे आप रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, रोल्स थ्योरम हमें क्या कहता है कि एफ जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, और उस इंटरवल के हर पॉइंट पे उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इस फंक्शन के लिए जीरो पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, the derivative exists at every point of the open interval and that, और अगली बात क्या है कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू जीरो है, मतलब एफ ऑफ ए पर भी जीरो है, एफ ऑफ बी पर भी आंसर जीरो है।
तो एंड पॉइंट्स पे आंसर 0 है और जो ओपन इंटरवल है उसके दरमियान हर पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। then there exists at least one point c in ab such that डेरिवेटिव जिसका क्या होगा 0 होगा। तो ये जो सारी बातें हैं ये किस तरह के फंक्शंस के लिए हैं, ये इस तरह के फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं और ये कोई ना कोई मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू भी रखते होंगे। ठीक है, तो असल में ये जो ग्राफ है ना, ग्राफ का आगाज ही आपने एक्स एक्सिस को टच करके करना है। मतलब एफ ऑफ ए पे भी ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, 0 आंसर होगा, और एफ ऑफ बी पे भी इसका आंसर 0 होगा। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई होता है इस तरह के ग्राफ्स के ऊपर। मतलब कि ये देखें, यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच करने के बाद इसने अपना आगाज किया फंक्शन में, और जहां पे खत्म हुआ है वहां पे भी एक्स एक्सिस को टच किया। ऐसा नहीं किया कि यहाँ से इसने पार कर दिया है, ऐसा नहीं किया। तो ये पहली कंडीशन है इसकी रोल्स थ्योरम की कि ये इस तरह से होना चाहिए और ए से बी तक जाते हुए इसका जो बिहेवियर है वो स्मूथ होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, और ये आपको नजर आ रहा है कि ये कंटिन्यूस है। उसके बाद ये देखें कि उसने ये कहा है कि हर पॉइंट पे इस ओपन इंटरवल के दरमियान हर पॉइंट पे इसको ना कोई स्लोप मिल रही है। जैसे मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं, ठीक है, देखें इस पॉइंट पे, सॉरी ये थोड़ी स्लोप टेढ़ी हो गई है, ये स्लोप मिल रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये स्लोप मिल रही है, इस पॉइंट पे ये स्लोप, इस पॉइंट पे ये स्लोप। अब आपने वो वाला पॉइंट ढूंढना है जहां पे इसकी स्लोप 0 हो रही है। वैसे मुझे दो इस तरह के पूरे फंक्शन में ना दो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। एक तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट नजर आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो ये जो स्लोप है ना ये बिल्कुल 0 स्लोप है। 0 स्लोप का मतलब है कि ये बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। और जो दूसरा यहाँ पे उसने शो किया हुआ है वो ये है। तो उसने तो सिर्फ एक पॉइंट शो किया आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर आपको पूरी समझ आ गई है ना तो आपको ये पॉइंट भी नजर आ रहा होगा जहाँ पे इसकी स्लोप यहाँ पे भी 0 बन रही है। ठीक है, ये थोड़ा सीधा कर रही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे उसने स्टेटमेंट में कहा था कि एटलीस्ट वन पॉइंट एग्जिस्ट करेगा सी। एक से ज्यादा भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे ये देखें ये। और अगर इसका बिहेवियर कुछ ऐसा होता, फंक्शन यहाँ से स्टार्ट करता इस तरह से। अभी ये इस बिहेवियर में ना हमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे नजर आ रहे हैं, इधर भी स्लोप 0 है, 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 इधर भी स्लोप 0 है। तो जहां पे स्लोप 0 होती है ना वहां पे फंक्शन रिलेटिव एक्सट्रीमम होता है। लेकिन इन सब में से जहां जहां पे स्लोप 0 है ना इसकी, वहां पे क्वालिटी ये होगी कि ऐसा हो सकता है कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो, लेकिन जरूरी नहीं कि अब ये देखें ना यहाँ पे स्लोप 0 है लेकिन ये मिनिमम नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्लोप 0 है और ये मिनिमम भी है, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे सबसे निचले दर्जे पे है। यहाँ पे स्लोप 0 है पर ये मैक्सिमम नहीं है, यहाँ पे स्लोप 0 है लेकिन ये मैक्सिमम है, क्योंकि ये इससे और इससे थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो ये रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन हो गई, आपने ये ज़हन में रखना है। स्टेटमेंट को स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है कि ये रोल्स थ्योरम है या कौन सा है। उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले नंबर पे तो ये वही चीज है, फंक्शन कंटिन्यूस होता है क्लोज्ड इंटरवल पे, और एफ हैज डेरिवेटिव इन दी ओपन इंटरवल। ये वही बात है जो यहाँ पे कह रहा है कि डेरिवेटिव जो है ना ओपन इंटरवल में, बिल्कुल ओपन इंटरवल। तो अब उसने कहा है कि देन देर, अब यहाँ पे उसने वो वाली कंडीशन खत्म कर दी है, ये वाली
एफ ऑफ ए 0 और एफ ऑफ बी 0, ये कंडीशन सिर्फ खत्म कर दी है। मतलब मीन वैल्यू थ्योरम ने ना हमें रिलैक्सेशन दे दी है। वो कौन सी रिलैक्सेशन दी है? रोज थ्योरम ने एक रिलैक्सेशन हमारी खत्म कर दी थी कि हम मजबूर थे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी को 0 लेने पर, लेकिन मीन वैल्यू थ्योरम में ये मजबूरी खत्म है इसकी। ठीक है, इसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी 0 ना भी हो तो काम चल जाएगा। मतलब कि रोज थ्योरम को हमने थोड़ा जो है ना जनरलाइज कर दिया है मीन वैल्यू थ्योरम की फॉर्म में। बाकी वो या देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी इन ए बी सच दैट के उस सी पर जो डेरिवेटिव होगा वो राइज ओवर रन की फॉर्म में होगा। ठीक है, एफ ऑफ बी बिल्कुल इक्वल होगा। सही है, ये बी माइनस से डिवाइड कर देना आप वहां पे। तो देखे ना, अब फंक्शन यहाँ पे 0 तो नहीं है। अगर 0 होता तो ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता, जैसे रोज थ्योरम में ये टच कर रहा है। इसी तरह बी पर जो है ना वो इस तरफ है। तो अब ये इसका बिहेवियर, असल में ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में आपको सी चाहिए, और सी कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ये भी देखें। मैं वाई एक्सिस भी यहाँ पे बना दूं, ये वाई एक्सिस है ना। एफ ऑफ बी कहाँ पे है? एफ ऑफ बी यहाँ पे है, एफ ऑफ ए यहाँ पे है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये ये कोई नंबर आ जाएगा, ये वाला डिफरेंस, और बी माइनस ए ये कोई नंबर आ जाएगा। और इसकी ब्यूटी ये है कि जब आप इस डिफरेंस को इस डिफरेंस से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा। वो आंसर बिल्कुल इस तरह होगा कि यहाँ से यहाँ तक आप एक लाइन ड्रा करें, ये ठीक है। इसके बिल्कुल जो आप ये वाली लाइन ड्रा करेंगे ना, ये आपने ज़हन में रखनी है बात, इस लाइन के बिल्कुल एक पैरेलल लाइन ड्रा होगी, हर हाल में होगी। और वो पैरेलल लाइन कर्व को जिधर टच करेगी उसी पॉइंट पर डेरिवेटिव के इक्वल आएगा वो आंसर। जैसे देखें, ये एफ प्राइम ऑफ सी है, बी माइनस ए उस तरफ जाके डिवाइड कर दिया ना आपने। तो असल में एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इनके दरमियान आपने बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ की थी। इसके जो भी पैरेलल लाइन होगी, जैसे ये एक लाइन है, इस ये लाइन कर्व को जहां पे भी टच कर रही है, उस उसका कोरस्पोंडिंग एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, उस पे जो डेरिवेटिव होगा फंक्शन का, वो इस और इस की रेशो के इक्वल होगा। ये इस रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, आप ये बात लिख लेना, ये इंटरव्यू में आपके काम आएगी। मेरा मकसद ये चीजों को जो है ना आसान बनाना है आपके लिए, मुश्किल नहीं। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि मीन वैल्यू थ्योरम में जो ये लाइन होती है ना, इसके पैरेलल लाइन कर्व को जहां पे टच कर रही होती है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपको मैथमेटिकल फॉर्म में तो मीन वैल्यू थ्योरम सॉल्व करना आता ही होगा। ठीक है, जैसे किसी भी फंक्शन का मीन वैल्यू थ्योरम कैलकुलस में आपने देखा होगा। तो जस्ट आप एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए करें, और उसको एफ प्राइम ऑफ सी के इक्वल रख के सॉल्व करें। सी की जो वैल्यूज आएंगी आप समझ जाइएगा कि वो बिल्कुल पैरेलल, उसके जो है ना उस लाइन के पैरेलल लाइन बन रही होगी कर्व के ऊपर उस पॉइंट पे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली बात देखें। अब देखें ना मीन वैल्यू थ्योरम में जो ये है, आप अब यहां से देखें, अगर इस तरह से हो, मैं आपको ना एक कर्व बना के दिखाता हूँ यहाँ पे छोटी सी। एक सेकंड, ये देखें, ये आपके पास एक लाइन है,
ये वाली नहीं, ये कोई लाइन है, बिल्कुल सीधी लाइन है 3 के ऊपर। अब इस सीधी लाइन का ये मकसद है कि ये कांस्टेंट है। अब आप ए को 1 ले लें और बी को आप ले लें 2, ठीक है? तो इस जगह पे और इस जगह पे, जैसे यहाँ पे ए और बी डिफरेंट थे ना, हमने यहाँ पे 1 और 2 ले लिए, लेकिन जो कर्व थी उसको मैंने कांस्टेंट लाइन ले लिया है, ये लाइन जो सीधी सीधी है। अब आप इस तरह की पैरेलल लाइन ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पैरेलल लाइन आपको मिलेगी नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, ठीक है? 3 का डेरिवेटिव 0 है। जब भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, आपको वो पैरेलल लाइन नहीं मिलेगी। यही उसने यहाँ पे थ्योरम बताया हुआ है कि सपोज दैट फंक्शन तो कंटिन्यूस है, क्योंकि वो जो सीधी लाइन वाला फंक्शन होता है ना, कांस्टेंट फंक्शन, वो कंटिन्यूस भी होता है। f इज डिफरेंशिएबल ऑन दी ओपन इंटरवल, तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है? a से b के दरमियान हर वैल्यू के लिए। तो f जो है ना वो कांस्टेंट होगा, जो कि पहले मैंने आपको बताया कि फंक्शन जब कंटिन्यूस होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 होगा, और सॉरी, फंक्शन जब कांस्टेंट होगा तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के ये फार्मूलाज हैं। जब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, जब डिक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव लेस और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है? ये क्राइटेरिया आपके पास आ गया। ये उसने चेक किया हुआ है इस एग्जांपल को। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, इसको आप एफएससी पार्ट 2 वाली बुक में से भी आप कर सकते हैं। चलो जी, आज इतना काफी है, बाकी हम बाद में देखेंगे। वैसे भी मीटिंग टाइम खत्म हो रहा है।